हे गाइस, स्टार ऑफ गॉड की इस नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल एनिमे बाकुत में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा कि कैसे हॉकनी नाम का एक नया कैरेक्टर हेल ट्रेन के अंदर आया है, जो कि बैम और उसके दोस्तों के साथ अभी मिला हुआ है, जिसे यूरा ने एमिली का यूज करके इस ट्रेन पर बुलाया है, जिसके पास उसकी सोल है। वहीं दूसरी तरफ वैंगना ने रिचल का साथ देने के लिए डिसाइड कर लिया इस ऑफर के बदले कि वो होरियांग की जान बचा लेंगे। वहीं हमने ये भी देखा कि कैसे बैम एंड डोटसी और कून अपने अपने लेवल पे अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि फ्लोर डेथ पे आने वाले खतरों का सामना कर सके। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे वाला बटन दबा के। तो देख कर ही आगे। हम देखते हैं बैम के हाथ को, जिसे काफी ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन उसने फाइनली टेक्निक सीख ली थी जो गार्ड ऑफ द गार्जियन से सिखाना चाह रहे थे। हम देखते हैं गॉड ऑफ द गार्जियन को, जो कहते हैं कि तुम फाइनली एक बैंक को कंट्रोल करना सीख लिए हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से तुमने इस चीज को अचीव किया है वो काफी यार डेंजरस थी। तुम्हें तो खुद को काफी लकी समझना चाहिए क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो, और ऐसे तो तुमने शिनशु ब्लैक होल स्फीयर का यूज करना सीख लिया अभी के लिए, लेकिन तुम्हारे टेस्ट का समय भी आ चुका है ताकि तुम नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए उसे क्लियर कर सको। और जैसी तुम्हारी हालत है, क्या तुम उस करंट स्टेट के अंदर टेस्ट दे पाओगे या नहीं? जहाँ बैम कहता है कि मैं शायद ये कर सकता हूँ। बैम की जो फीलिंग थी उसके अंदर अभी, वो डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल थी उसके लिए। अब बैम एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है, और इसलिए मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। काफी लंबे अरसे के इंतजार के बाद हम पहुंच गए थे 43 फ्लोर पे, यानी कि फ्लोर ऑफ डेथ पे। जब हम देखते हैं बैम को, जो कि टेस्ट दे रहा था 43 फ्लोर पे जाने के लिए, और एक अनाउंसमेंट के तुम्हें बताया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट सामने में दिखाया जा रहा है, यानी कि बिग क्रिस्टल शार्ड को, इनको तोड़ के और उनको हरा के ही टेस्ट को पास किया जा सकता है। लेकिन ये टेस्ट पास करने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही रहेगा कैंडिडेट के पास। जब बैम जब इस अनाउंसमेंट को सुन रहा था, वो मन में सोच रहा था कि पहली बार हाकिन से लड़ाई के बाद जो अपने आप ही अकेले टेस्ट दे रहा है इस हेल ट्रेन पर, और उसकी बॉडी पहले से ही काफी ज्यादा लिमिट पे पहुंच चुकी है काफी ट्रेनिंग की वजह से, और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि उसे क्विकली इस चीज को खत्म करना होगा। और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है, हम देखते हैं खतरनाक बैंक को, जो कि बैम ने अभी कुछ देर पहले ही सीखा था, और यही अटैक करता है वो उन फिश के ऊपर, जो किसी न्यूक्लियर बम की तरह इन लोगों के बीच में जाके ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देखते हैं और ये सारे शार्ट एक ही साथ खत्म हो जाते हैं। जिसके साथ ही अनाउंसमेंट होती है कि बाम रेगुलर इस टेस्ट को पास कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कून को भी, जो सेम इसी टेस्ट को दे रहा था, और वो भी पास कर चुका है आने वाले फ्लोर के लिए। लेकिन अभी काफी इंटरेस्टिंग चीज थी कि इस टेस्ट को पास किया था कून ने स्पेयर फेंक के, जहाँ सोच रहा था कि उसने बरसों से स्पेयर नहीं फेंका है। और जब इस टेक्निक को यूज करते हुए इवान देखता है, तो उसे ऐसा फील होता है कि अगर कून चाहे तो एक स्पेयर बियर भी बन सकता है, और कून चाह के भी अपनी फैमिली से मिली हुई हेरिटेज को छुपा नहीं सकता। जैसे कि ठीक दूसरे वनडी हम देखते हैं डोरसी जात को, जो अकेले टेस्ट दे रही थी, और वो भी टेस्ट को पास कर चुकी है, जहाँ पे यूरी का डिवाइस अभी उसके पास ही था, जिससे पूछती है क्या वह ट्रेनिंग खत्म हुई, जिसपे यूरी गुस्सा करते हुए कहते बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा बोरो साची की टीम को भी दिखाया जाता है, जिनके साथ हॉकनी था, और वो भी इस टेस्ट को पास कर चुके थे, जहाँ हॉकनी अपनी मिस्टीरियस एबिलिटी से उनकी हेल्प कर रहा था। अब बोरो की थैंक्स करने पर उसे इतना कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, और वैसे ही मेरे अकेले के लिए भी चीजें टफ हो जाती अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। और अब हॉकनी यहाँ से जाने लगता है, जिसपे साची उसे कहता है क्या तुम मेरे ऑफर के बारे में दोबारा से सोच सकते हो, जो प्रपोजल मैंने तुम्हें पहले दिया था कि तुम हमारे साथ फ्लोर ऑफ डेथ पे चलो। लेकिन हॉकनी इसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस कभी फ्लोर ऑफ डेथ पर नहीं जाने वाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, हॉकनी ने वार्न भी करता है कि वो जगह इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, तुम भला वहाँ जाना ही क्यों चाहते हो। और साची के अजीब से एक्सप्रेशन देख के हॉकनी कहता है वो जगह ऐसी है जहाँ लगता है सारी लाइफ मर चुकी हो, अगर कोई जीवित चीज वहाँ पे एंटर करती है तो उसके आसपास सिर्फ डेड या फिर मॉन्स्टर्स रहते हैं। किसी भी जीवित चीज को वहाँ रहने से ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी सोल को कोई भी डिवार कर देना चाहता है सिर्फ वहाँ रहने भर से, और इसीलिए उसे फ्लोर ऑफ डेथ कहा गया है। और तुम्हारे जैसे लिविंग बीइंग के लिए वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिसमें साची कहता है तुम्हें सही में बहुत सारी चीजें पता है वहाँ के बारे में, तुम वहाँ पहले जा रखे हो क्या? जिसमें रोकनी कहता है मैं वहाँ पहले गया नहीं था, अगर हम प्रिसाइज सही से बात करें मैं वहाँ रहा करता था। और बोरो जैसे इस बात को सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि फ्लोर डेथ पे कोई रह भी सकता है भला। जो सुनकर हॉकनी कहता है बिल्कुल सही, मैं उस जगह का नेटिव हूँ, यानी कि वहाँ मैं हमेशा से रहा करता था, और इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें फ्लोर डेथ पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर तुम ट्राई भी करोगे वहाँ जाने की, अंत में तुम सभी लोग मारे जाओगे जैसे तुम वहाँ पर कदम रखोगे। और वो हॉकनी उन्हें बताता है कि वहाँ जाने के लिए काउंटलेस पाथ है जो कि फ्लोर डेथ तक पहुँचाते हैं, और हर एक रास्ते के एंड में काफी जायजेंटिक मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन्हें कहा जाता है गेट कीपर्स। और फ्लोर डेथ पे जो भी विजिटर जाते हैं बाहर से,
वो सभी अंत में उसका खाना बन जाते हैं। ये सुनकर तो बोरो और ज्यादा डर गया था कि गेट कीपर्स। हॉकनी कहता है हाँ ये वही बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो सारी जिंदा चीजों को खा जाते हैं जो फ्लोर डेथ में एंट्री करने की कोशिश करते हैं ऐसे। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वो लोग एग्जैक्टली है क्या। लेकिन चाहे जो भी बात हो तुम किसी भी तरीके से उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते फ्लोर डेथ में एंटर करते वक्त। और अगर तुम उन्हें फाइट भी करते हो तो भी तुम्हारे लिए आगे सिर्फ मौत ही इंतजार करने वाली है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम लोग गिव अप कर दो फ्लोर डेथ पर जाने के लिए। दूसरी तरफ हेल ट्रेन काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी 43 फ्लोर पे पहुंचने के लिए, जहाँ साची और बोरो आपस में अब डिस्कशन करते हैं कि कैसे साची को भी नहीं पता था कि हॉकनी खुद फ्लोर ऑफ डेथ से है और उन्होंने इस तरह की चीजों को कभी कंसिडरेशन में लिया ही नहीं था जो फ्लोर डेथ पर जाने का डिसीजन लिए थे। और साची ये भी कहता है कि जैसा कि हॉक ने उसे बताया कि उन्हें एमिली के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और इसीलिए हॉक इस ट्रेन पर आया है, तो हो सकता है कि रेचल ने उसे ट्रिक किया हो और उसे फ्लोर डेथ से कोई काम निकलवाना हो ताकि वो हॉकनी का यूज कर सके। और बोरो भी इस चीज से काफी एग्री करता है और यहाँ तक कहता है कि हमें पता है कि हॉकनी कोई बुरा बंदा नहीं है और इसलिए हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। और इसी इवेंट पे आ जाता है पीछे से कून जो कह रहा था क्या तुमने सारी प्रिपरेशन कर ली है फ्लोर डेथ पर जाने से पहले। जहाँ पर बोरो उसको देख के कहता है तुम सही में काफी रिलैक्स फील कर रहे हो, तुम इतने लंबे टाइम के बाद आए हो, लगता है तुमने अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर ली है उस हाई रैंकर के साथ। जिस पर कून कहता है उतना जा तो नहीं क्योंकि उतना इनफ नहीं था। जहाँ बोरो कहता है हमने वो आवाजें सुनी थी जो कि उस कमरे से आ रही थी, तुमसे काफी ज्यादा मेहनत करवाई गई है। और हम देखते हैं एंडोर्सी को, जहाँ बोरो कह रहा था लगता है एंडोर्सी में भी बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है यूरी की तरफ से। और इसी सेम इवेंट पे हम देखते हैं एंडोर्सी को जो कि बेड पे थी और यूरी का टॉय उसे अभी भी कह रहा था ट्रेनिंग करने के लिए, जिस पे एंडोर्सी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उस पर चिल्ला रही थी मुझे सोने दो। और कून भी चीज से एग्री करता था क्योंकि उसे डेली प्रिंसेस यूरी के साथ डील करना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अब कून एक काफी सीरियस बात पूछता है क्योंकि बैम अभी तक यहाँ नहीं आया था जिसके बारे में उसे थोड़ी सी चिंता थी। और तभी पीछे से बैम भी आ जाता है ये कहते हुए कि मैं जस्ट अभी आया हूँ। और जैसे ही कून बैम को देखता है वो उसके फेस को नोटिस करता है ये कैसे सूजा हुआ है और उससे पूछता है कि तुम्हारे फेस के साथ ये क्या सीन हो गया। लेकिन बैम हंसते हुए कहता है ये कोई कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारा भी टाइम कुछ अच्छा नहीं बीता कून, लगता है जैसे तुम्हारा वेट काफी ज्यादा कम हो गया है। और ये सब बेफालतू की बातों के बाद हम देखते हैं कून और बाकी लोग डिस्कस करते हुए कि फ्लोर डेथ पे उनके साथ जाने वाले लोग अब काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और उन्हें वहाँ पे काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और हम देखते हैं फाइनली यूरिजाद और इवान को भी बात करते हुए जो कह रहे थे कि ये भी फाइनली फ्लोर डेथ पर जाने के लिए कैसे राजी हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर किस्मत कैसे कैसे चीजों को बनाती है। जहाँ इवान का कहना था कि लगता है किस्मत हमारे साथ कोई प्रैंक कर रही है। यूरी भी थोड़ा सा सीरियस थी जहाँ इवान से पूछती है कि प्रिंसेस और जहाद को उस जगह पे जाना पूरी तरह से मना किया गया है जहाद की तरफ से। इवान कहता है कि तुम पहले भी हेड ऑन के फ्लोर पे भी जा चुकी हो जहाँ जाना मना था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है और हमेशा के लिए हम ट्रेन पे तो नहीं रह सकते। और अब यूरिया इवान से पूछती है कि तुम फ्लोर डेथ पे पहले जा चुके हो इवान, तो मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। जहाँ इवान कहता है हाँ मैं एक बार गया था लेकिन वो एक तीर्थ यात्रा थी और ये मेरा भी पहला बार ही होगा जब मैं सेंटर से फ्लोर डेथ की तरफ जाऊंगा और कोई भी नहीं जाता कि वो जगह कैसी है एक्चुअल में। यहाँ तक कि मुझे रेगुलर्स की भी चिंता हो रही है, लेकिन प्रिंसेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहाँ पे हम लोग भी डेंजर में हो सकते हैं। तब इवान नोटिस करता है कि हेल ट्रेन की साइड लाइट अपने आप ही बंद होने लगी हैं, जो कि एक तरीके से इस चीज का निशान था कि वो लोग फ्लोर डेथ की तरफ पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ वैगनान और रेचल की टीम भी चीज नोटिस कर लेती है कि कैसे लाइट गायब हो रही है। ऐसी सारी चीजें देख कर वैगनान के दिल में धक धक काफी ज्यादा तेज हो रही थी क्योंकि रात अभी बची हुई थी। और हम देखते हैं हेल ट्रेन को जो की पहले से ज्यादा काफी तेज स्पीड पकड़ चुकी थी। और फिर कुछ टाइम बाद हमें पता लगता है कि ऐसी अंधेरी रात लगभग 1 महीने के लिए ऐसे ही चली, जहाँ पर ये लोग ने काफी रेस्ट किया। हम बैम और डोसी को बात करते हुए देखते हैं और कून को आराम करते हुए। जहाँ दूसरी तरफ फाइनली हेल ट्रेन पहुंच चुकी थी 43 फ्लोर के स्टेशन पर, यानी कि फ्लोर ऑफ डेथ पर, जहाँ एक अलग ही तरीके का सन्नाटा था। और तभी अनाउंसमेंट होती है ट्रेन असिस्टेंट की तरफ से कि सभी रेगुलर जो भी स्टेशन पे उतरना चाहते हैं जा सकते हैं क्योंकि हेल ट्रेन पहुंच चुकी है फ्लोर ऑफ डेथ पर। जहाँ में बाहर ही कुछ नजारे दिखाए जाते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा खौफनाक लग रहे थे, जहाँ पर खून की नदियां बह रही थी। और ट्रेन असिस्टेंट भी बाहर देखकर ये सोच रहा था मैं यहाँ चाहे कितनी बार भी आ जाऊं लेकिन हर बार मेरी रूह कांप जाती है बाहर देखकर। जहाँ दूसरी तरफ कून और बाकी लोग भी खिड़की से बाहर देख रहे थे और सोच रहे थे क्या ऐसा दिखता है फ्लोर ऑफ डेथ। और वो सभी इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि जैसा कि अफवाह थी वैसी ही जगह सही में टेरिफाइंग लगती है देखने में भी। तभी उनके पीछे ल्यून आ जाती है जो कहती है कि हम फाइनली आ चुके हैं और वो सभी को कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हमें जल्दी उतरना है यहाँ से। यहाँ पर कोई प्रॉपर स्टेशन नहीं है, हमें सीधे कूदना होगा ट्रेन से। जब ये बात बाकी लोग सुनते हैं तो काफी शॉक हो जाते हैं कि उन्हें ट्रेन से डायरेक्ट कूदना पड़ेगा। कौन उसे दोबारा बात रिपीट करते हुए पूछता है वहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मतलब क्या है। जब उन्होंने एक्सप्लेन करती है
कि ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है, इन्होंने अभी तक रियल फ्लोर ऑफ डेथ देखा ही नहीं है। बल्कि बैम और बाकी लोग सुन के और भी ज्यादा सरप्राइज हुए थे। बैम कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या एक तरीके का हेलुसिनेशन है जो हमें हो रहा है, जिस पर रूना ने कहती है नहीं, ये एक तरीके की लेदर है और जो रेड लिक्विड ये लोग देख रहे हैं वो एक तरीके का इंसान का शरीर है और वो नदियाँ खून है एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसका मर्डर कर दिया गया था एंड्रू के थ्रू, जो कि एक इरेगुलर था। और यार यून ये बताती है कि जो रियल फ्लोर ऑफ डेथ है वो कवर किया गया है उसकी बॉडी से, और जैसे ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर की इस बॉडी के अंदर या कॉप्स के अंदर घुसेंगे तब इन्हें रियल फ्लोर ऑफ डेथ दिखेगा। और यहाँ पे यून इन लोगों को ये वार्न भी करती है कि जो भी चीज अपनी आंखों से देखेंगे उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये चीज जीवित लोगों के लिए हमेशा से हॉस्टाइल रही है। वहीं दूसरी तरफ रेचल की टीम भी अब रेडी हो चुकी थी उतरने के लिए, और हाकिन रेचल से पूछता है क्या मैं सही में ट्रेन को अब छोड़ सकता हूँ, जिस पर रेचल कहते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है तो यहाँ पे कोई भी स्पेल या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करता। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि हाकिन भी एक स्पेल की वजह से इस ट्रेन के अंदर बंधा पड़ा है तो वो भी अब इस जगह से बाहर निकल सकता है इस स्टेशन पर से। सुनकर हाकिन काफी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि कितना समय बीत गया, शायद हजारों साल, वो जब तक बाहर नहीं गया इस ट्रेन से। वैगनर उसके ऐसे एक्सप्रेशन देके उससे कहता है तुम एकदम से सेंटिमेंटल क्यों होने लग गए, जैसे कि तुम किसी वेकेशन पे जा रहे हो जेल से छूटने के बाद। हाकिन जब ऐसी बातें सुनता है तो उसे कहता है गटलेट यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतनी क्लोज सही से मेरे से बात कर सको, तुमने मुझे अपना दोस्त तो नहीं समझ लिया कहीं, और वैसे भी कुछ समय पहले तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे और एक बार तो कोशिश भी कर चुके हो। और वैगनर हंसते हुए कहता है तो क्या हो गया, अब तुम साथ ही है ना, तो चलो एक दूसरे को ऐसे नहीं बोलते हैं, और खुशी से आगे बढ़ते हैं अपने मिशन पे। वहीं हाकिन अब यूरा से पूछता है कि हॉकनी का क्या हुआ, जिस पर यूरा से जवाब देती है कि मैंने उसे थोड़ा सा दाना डाला है और देखते हैं फ्लोर डेथ पे आता है या नहीं, क्योंकि उसे पिक्चर तो चाहिए ही। और यहाँ हम देखते हैं यूरा को जो कि एमिली की मदद से हॉकनी को डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही थी और अपने अकॉर्डिंग उसे मैनिपुलेट कर रही थी। जब वैगनर भी जब हॉकनी नाम सुनता है तो मन में सोचता है कि ये कौन है। वहीं पीछे से रेचल की आवाज आती है कि सब अपनी तैयारी कर लो, हम जा रहे हैं फ्लोर डेथ पे। और उसके सीन शिफ्ट हो जाता है वापस, जहाँ हम देखते हैं स्लेयर क्राका को जो कि एक बहुत ही बड़े से मिस्टीरियस गेट के आगे खड़ा था और सोच रहा था कि मैं रियली श्योर नहीं हूँ कि आखिर इस बड़े से कमरे के अंदर एक और कमरा क्यों है। और उसने काफी सारी चीजें ट्राई कर ली थी फिर भी उस गेट को नहीं खोल पा रहा था, शायद इस गेट को खोलने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। और क्राका सिर्फ एक ही कंक्लूजन में पहुंचा था कि शायद यही है वो हिडन कार जिसके बारे में हेल ट्रेन में काफी ज्यादा फेमस स्टोरीज है। और इसी सेम मोमेंट पे एक अनाउंसमेंट होती है सभी रेगुलर्स के लिए जो भी ट्रेन पर थे कि हेल ट्रेन पहुंच चुकी है फ्लोर ऑफ डेथ पे। जब क्राका इस अनाउंसमेंट को सुन के जाने लग जाता है कि उसका टाइम आ गया बाहर जाने का। वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं एंडोर, सी, कून और बाम को जो कि इस अनाउंसमेंट को सुन रहे थे और जाने के लिए रेडी हुए थे यूरी और इवान के साथ। और इसके सीन शिफ्ट हो जाता है साची पे और बाकी लोगों पे, जहाँ पे वो लोग वैगनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एमिली के बाद भी उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और मिसिंग ने जो वर्ड बोला था यानी कि येलो प्रिंस, वो सर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता लगा। वही हमें हाकिन के क्लोन के बारे में पता लगता है जो कि इनके साथ थे अभी तक, वो ट्रेन में कहीं ऐसी जगह छुप गई है जहाँ पे एमिली भी उसे नहीं ढूंढ सकती जब तक ये लोग फ्लोर ऑफ डेथ पर जाएंगे। वही कोई इस बात को सुन के ये कहता है कि अगर हाकिन उसे ढूंढ भी लेता है तो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि हाकिन की फाइनल क्लोन के पास एक हाई रैंकर जितनी पावर है। वही अब ये लोग स्टेशन पे उतरने की सोच रहे थे, लेकिन बोरो को समझ में नहीं आता क्योंकि सामने कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो लोग यहाँ से कैसे निकलने वाले हैं। वहीं कून अब र्यून की तरफ देखता है और उन लोग को बताता है कि उन्हें यहाँ से कूदना होगा, जो सुन के सभी लोग शॉक हुए थे। और बोरो ये बात सुने कुछ ज्यादा शॉक हुआ था और चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर हम यहाँ से कूदे तो हम पक्का मारे जाएंगे। जिस पे र्यून सिंपल सा एक्सप्रेशन के साथ कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इसी साथ इनको ये भी एक्सप्लेन करती है बाहर दिखाते हुए कि बाहर जो लाल तरह की चीजें बह रही हैं वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर का ब्लड है अपने आप में, और वो शिंजो भी है और इसीलिए उसमें गिरते भी हैं तो भी मरेंगे नहीं, और रियल फ्लोर ऑफ डेथ पर पहुंचने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। और वही र्यून ने आगे ये भी एक्सप्लेन करती है कि जो जगह है ये एडमिनिस्ट्रेटर की एक्चुअल बॉडी से बनी है जब एंड्रयू ने उसे मार दिया था, और इसलिए जगह का नाम पड़ा फ्लोर ऑफ डेथ। वहीं से सेम टाइम पे पीछे से इवान भी आ जाता है जो कहता है कि सही कह रही रेगुलर्स, वो जो सी है वो एक्चुअल में एक तरीके से आउटर शेल है रियल फ्लोर ऑफ डेथ के। जहाँ ये भी कहता है कि ऐसे तो मैं इस रूट से नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि अंदर तक जाने के लिए पहले इस आउटर शेल से होते हुए हम फ्लोर ऑफ डेथ तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए हमें जंप करना होगा। लेकिन फिर भी कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा करने पर क्या होता है, और इसके अंदर सच्चाई जानने के लिए तुम्हें कूदना ही होगा। जिसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं बोरो को जो कि हेल्ड्रेन के गेट पे था और नीचे कूदने से डर रहा था। उसे अभी भी आइडिया काफी ज्यादा इंसेन लग रहा था। वहीं कून उसकी हिम्मत बढ़ाने की जगह उसे कहता है कि इसे चीज सिंपल रखते हैं, अगर तुम नीचे कूदने के बाद ही बच गए और हमने नोटिस कर लिया तो हम सब तुम्हारे पीछे आएंगे,
नहीं तो हम नहीं आने वाले। जहाँ बोरो को ये बात और भी ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं आती और बोरो कूदने से भी मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे नहीं लगता मेरे से होगा। द साज इसका मजाक उड़ाता है ये कहते हुए तुम सही में एक बेबी हो। और इसी पॉइंट पे हॉकनी आ जाता है जो बोरो कहता है कि इसमें कूदना बिल्कुल सेफ है और वो भी वही सेम बात बताता है जो कि इवान और पहले र्यून बता चुके हैं। और अब बैम भी पहली बार हॉकनी को देखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जब बोरो बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था एक स्काउट के बारे में जो 40 फ्लोर पे आने वाला था, ये वही है डेविड हॉकनी। ये वही है जो कि खुद फ्लोर ऑफ डेथ पे रहता था। लेकिन बोरो हॉकनी से भी एक सवाल पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम ट्रेन पे ही रहने वाले हो, लेकिन तुम फ्लोर ऑफ डेथ पर वापस क्यों जा रहे हो? तुमने तो ऐसा करने से पहले साफ मना किया था। जिसपे हॉकनी कहता है मैंने अपना मन बदल लिया है। आज मैंने अम्मी से बात की और उसके बाद मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरी पिक्चर 2 दिन बाद फ्लोर ऑफ डेथ पे मिलेगी और इसीलिए मुझे भी फ्लोर ऑफ डेथ पर जाना ही पड़ेगा लगता है। वही बोरो इस चीज को सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया था कि यहाँ 2 दिन की बात है। जब कोई इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था कि कैसे फ्लोर डेथ से है और एक मिस्टीरियस स्काउट है। वही कून के मन में थॉट चल रहे थे कि हो सकता है रेचल इसे मैनिपुलेट कर लियो एमडी के थ्रू, लेकिन हम अगर सारी चीजें ठीक से करते हैं तो हो सकता है हम उसके खिलाफ भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसीलिए कून हॉकनी से पूछता है क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, ये हमारे लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी क्योंकि तुम पहले से फ्लोर डेथ को अच्छे से जानते हो। जो और सुन के हॉकनी को पसंद आता है उसे थैंक्स करता है ये कहते हुए क्या हम अभी लीव कर रहे हैं यहाँ से, ऐसे तो हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। और ऐसे ठीक मोमेंट पे यूरा और बाकी लोग भी टेलीपोर्ट होकर इनके सामने आ जाते हैं। जब एक कुन को देख के कहता है आखिर तुम हमारे सामने आ ही गए। यूरा भी इनको हंसते हुए कहती है अगर तुम लोग यहाँ से जाना ही चाहते तो जल्दी जाओ, तुम्हारे यहाँ खड़े रहने पर हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते। और कुन कहता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पे इसलिए वेट करते ताकि हम तुम्हें पकड़ सके, ताकि तुम पीठ में वापस से छुरा ना घुस सको फ्लोर डेथ पे पहुंचने के साथ ही। वही बैम यूरा से पूछता है कि रेचल पक्का इस सूटकेस के अंदर है, जिस पे उनके साथ वाला एक पर्सन ये कहता है बिल्कुल सही। वहीं पे कून और बाकी लोग सोचते हैं आखिर ये बंदा कौन है जिसने अपना मुंह ढक रखा था। वही कून ये प्रपोज करता है कि अगर रेचल अभी बाहर आ जाए तो अभी वो अपने अंदर की सारी चीजें सेटल कर लेंगे जो भी उन्होंने शर्त रखी थी पहले, उन्हें फ्लोर डेथ पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यूरा जब ये बात सुनती है कहती तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस है, लगता है तुम कुछ ज्यादा विश्वास दिखा रहे हो यूरी के ऊपर जो कि तुम्हारे पीछे खड़ी है, ये जानते हुए भी कि हाकिन हमारे साथ है। यूरी जब इस बात को सुनती है वो कहती है कि हमारे में चिंता मत करो क्योंकि वैसे हम रेगुलर को ट्रेन पर अटैक नहीं करने वाले तब तक तुम हम पर पहले अटैक नहीं करते हो। वही यूरी ये भी सोचती है क्या ये हाफ फैमिली से बिलोंग करती है जिससे यूरी भी बिलोंग करती है। और यूरा को जब ये चीज पता लग जाती है तो कहती ठीक है तो हमें एक डील कर लेनी चाहिए। और यूरा का ऑफर ये था कि वो इन्हें एक इन्फॉर्मेशन देगी थ्रोन फ्रैगमेंट के बारे में और इसके बदले वो इनको यहाँ से जाने देंगे और साथ ही वैंगनान की टीम के बारे में भी बताएंगे। यूरा के अकॉर्डिंग ये बहुत ही रीजनेबल ऑफर था इन लोगों के लिए। और अब कून के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करेगा, इनसे अभी फाइट करना या फिर इन्फॉर्मेशन और वैंगनान के बारे में जानना। और अगर ये फाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो उन्हें कभी थ्रोन फ्रैगमेंट नहीं मिलेगा। और ये बात सुन के बैम कुनो कहता है कि हमें ऑफर ले लेना चाहिए, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसके अगले वन पे हम देखते हैं लाइट हाउस पे, जहाँ पे कून के लाइट हाउस पे यूरा खड़ी थी और साथ ही वो मिस्टीरियस बंदा भी जिसने अपना मुंह ढक रखा था। और ऐसा लगता है जैसे कून ने ऑफर ले लिया था और वो इन्हें वार्निंग देते हुए कहता है अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरा लाइट हाउस तुम्हें अटैक करेगा और प्रिंसेस यूरी का अटैक भी तुम तक पहुंच सकता है। यूरा कहती है बिल्कुल सही और रिटर्न में तुम्हें हमें जाने देना और जैसे ही हम इन्फॉर्मेशन बता दे तुम्हें। और इसके साथ ही बैम सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि आखिर वैगनान के बारे में तुम क्या जानती हो। यूरा यहाँ पे जवाब देते कहती है हमने उनकी टीम के लिए एक जाल बिछाया था एमिली का यूज करके और उसमें फंस गए, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए और उसी टाइम पे कैसनो ने भी हमें धोखा दिया और वो होरियान को बचाने चला गया जिसने हमें काफी ज्यादा शॉक किया था। और अगर तुम शायद टावर में और ऊपर जाओ तो तुम उनसे मिल सकते हो, जैसा कि वो कह रहे थे वो फ्लोर डेथ पास होते ही यहाँ से उतर जाएंगे। तो सुनकर बैम अब काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था, लेकिन कून अपने मन में सोच रहा था कि अगर बात इतनी सिंपल थी तो ये हमसे डील बनाने के लिए यहाँ पर क्यों आए और हमने वैंगनान को जाते हुए भी नहीं देखा। और कौन समझ जाता है कि जरूर उनके साथ कुछ हुआ है। जहाँ हम देखते उस मिस्टीरियस बंदे को जिसने अपना मुंह ढक रखा था और हम समझ जाते उसकी आंखों को देख के कोई और नहीं बल्कि वैंगनान है। यूरा अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता कहती है कि अब मेन सब्जेक्ट पे आता है यानी कि थ्रोन फ्रैगमेंट के बारे में, जिसके बारे में बताती है तुम्हें वो घर ढूंढना होगा जहाँ पे वो प्रिंसेस रहती है जिसके पास डीप सी के बाल हैं और तुम्हें उससे पता लगेगा आई के बारे में। और अगर थ्रोन की बात करें तो वो जगह जहाँ पे 3 झरने बहते हैं और वहां जाकर अगर तुम रेड लाइट को फॉलो करोगे तुम उस जगह तक पहुंच जाओगे जहाँ पे थ्रोन फ्रैगमेंट है। एंडोर से जब इस चीज को सुनती है वो काफी शॉक हो जाती है, यानी कि प्रिंसेस जिसके डीप कलर सी जैसे बाल हैं। यूरा और बैम को कहती है हमारे पास बस इतना ही क्लू था और तुम्हारे पास जब यही सेव इन्फॉर्मेशन है तो अब तुम हमें यहाँ से जाने दो। यूरा कून को ये भी कहती है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए थी वो मिल गई तो हमें अब तुम धोखा दे दो। कून अभी भी कन्विंस नहीं था कि इन्हें जाने देना चाहिए क्योंकि जो क्लू ने मिला वो काफी ज्यादा वेग था
और सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने सामने से इन्हें ऐसा ऑफर दिया और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनको यूं ही दे दी। ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। और इतना ही नहीं, वैना ये टीम के साथ ही पक्का कुछ ना कुछ हुआ है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। हम इन्हें इतने आसानी से नहीं जाने दे सकते। और तो ये पीछे से एक आवाज आती है कि तुम लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हो। और हम यूरी को चिल्लाते हुए देखते हैं कि वो बास्टर्ड क्राका यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं क्राका को जो कि इन सब के ठीक पीछे ही था। और वो लोग कहता है कि मैं तो शांति से यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन तुम सब एक साथ जमा हो। जैसे ही तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो कि मैं तुम सबको मार दूं, और अगर यही तुम्हारी विश है कि तुम सब मारे जाओ, तो मैं इस सपने को जो सच करूंगा। जिसके साथ ही इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। यूरी भी देखते हुए इन्हें रोकने की कोशिश करती है। और इन्हीं सब भसड़ के बीच में यूरा फायदा उठा के वहां से निकल जाती है। वहीं हम बैम और कून को देखते हैं जो कि ट्रेन के बाहर थे और उस अटैक के बीच में आ गए थे। वही यूरी ये सोच रही थी कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। उसे पक्का विश्वास था कि इसने उसे मार दिया है। इस पर क्राका एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मैं एक इमॉर्टल गॉड हूँ। जो जवाब यूरी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिसके साथ ही अपने अटैक को इंटेंस कर देती है। और क्राका यहाँ पर यूरा से पूछता है क्या हाकिन तुम्हारे पास है, और वो रेचल वो पर्सन क्या वो भी तुम्हारे साथ ही है। और यूरा के ऐसे क्वेश्चन को सुनने के बाद उसे पूछने और बताता है कि वो क्राका है, यानी कि पक्का गॉड। वही वैंगनान भी समझ जाता है कि वही पर्सन है जिसके अंदर यूरी ने उसे सबसे पहले बताया था, यानी कि वर्कशॉप बैटल के टाइम पे, जो कि बैम के पीछे पड़ा था इतने समय से। बैम काफी सरप्राइज आते सुन के जब क्राका कहता है कि तुम लोग मेरे साथ जा रहे हो फ्लोर डेथ पे, मुझे फॉलो करो। हम देखते हैं यूरी को जिसने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया था, लेकिन मैंने सोची थी यहाँ पे शिंशु कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे चीजें काफी अनस्टेबल है। वहीं क्राका जाते बस इतना कहता है कि वियोल तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते सिर्फ अपना हेयर स्टाइल चेंज करके। और वो अपने अटैक का यूज करके कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। वहीं बैम एक ऐसे ब्लैंक स्पॉट पे था जहाँ पे वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था, और इसीलिए वो उसे अटैक करके रोकने की कोशिश करता है। और उसके लिए यूज करता है न्यू टेक्निक जो उसने गॉड ऑफ द गार्जियन से सीखी थी। यूरी इवान को कुछ करने के लिए कहती है। इवान भी अपनी कोशिश करता है, लेकिन तब तक बैम ने भी अपना अटैक छोड़ दिया था क्राका के अटैक को डॉज करने के लिए। और इवान को बीच में पड़ते हुए देखकर क्राका समझ जाता है कि इस नेविगेटर की वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकता ज्यादा, और इसीलिए वो सोचता है कि मुझे अपने ओरिजिनल प्लान पे ही वापस आ जाना चाहिए और इन्हें कुछ समय के लिए भूल जाना चाहिए। और यूरी के अटैक के बाद भी क्राका और बाकी लोग वहां से बच के निकल जाते हैं। जहाँ यूरी काफी गुस्से में थी कि सोचते है कि उसने इस बार भी उसे मिस कर दिया, लेकिन इवान को थैंक्स भी करती है क्योंकि उसने बैम को बचा लिया था। और अब इवान बहन से ही पूछता है कि तुम वहाँ पर उस टाइम क्या सोच रहे थे ऐसे खड़े होकर, वो रैंकर था, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और तभी हम देखते इवान के पीछे यानी कि बैम का अटैक जो कि अभी भी उस टाइम पे वहाँ पे था। और इवान यहाँ पे नोटिस करता है कि क्राका जितना भी शिंशु था वो सारा वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया था बैम के अटैक के अंदर। वही बैम सोच रहा था कि उसने अभी तक भी इस टेक्निक को परफेक्ट नहीं किया है। इवान इस अटैक को देख काफी ज्यादा घबरा गया था, ये सोच के कि आखिर इसने ऐसा क्या सीख लिया इस ट्रेन पे से इतने कम टाइम में। मैम किसी ब्लैक होल शिंशु स्फीयर के अटैक के साथ ही जहाँ पे क्राका ने भी हराने की कोशिश की। और हमें यूरा के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज पता लगी कि कैसे वो रेचल हाकिन के साथ फ्लोर डेथ पे जा रही है। और उसने काफी अजीब चीज की अपनी सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देकर, जब कून को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। और इन्हीं सब भसड़ के बीच में जहाँ पे क्राका और बाकी लोग तो निकल चुके हैं फ्लोर डेथ के लिए, अब कून और बाकी लोग भी वहाँ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय गाइस।